Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are going to talk about the first chapter of chemistry class 10, that is the chemical reaction and equation. All the topic I have written here, this is the content which about we are talking in this chapter. Okay, first one we will discuss about the chemical reaction. What is chemical reaction we will see here, and next after that chemical equation. What is the chemical equation, how we can write a chemical equation, we will understand everything. Okay, balance equation, types of reaction, how many type of reaction are there in this chapter. Okay, combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and the all major topics are indicated by the hashtag, and the star indicate the small topic. Okay, minor topic which is important for us in this chapter. Okay, first one is the exothermic reaction, endothermic reaction, what is thermal decomposition reaction, electrolytic decomposition reaction, precipitation reaction, and oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction, corrosion, rancidity. All the topic in this chapter we are going to cover. So watch the video till the end. Okay, so that you can understand it better. Okay, alright guys, so we can start now. So first topic is chemical reaction. Okay, तो चैप्टर का नाम पहले हम लोग देख ले गाइस, क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहला सवाल तो यहाँ से ही क्रिएट होता है ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ना, और उसके बाद जो है हम लोगों को समझना है केमिकल इक्वेशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन गाइस हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और डायरेक्ट आप आ जाएंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने, तो आपसे ये होने से रहा, ठीक है, आपके लिए जो है ना बहुत ही टफ हो जाएगा और बाउंस मारेगा सब कुछ। तो आपको सबसे पहले क्या करनी है ना, क्लास 9 की या 8 की कोई सी भी, आपको पहले बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी होगी। ठीक है, एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, उसकी जो है मॉलिक्यूल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये है पहला सवाल। तो हम लोग उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, है ना, जब दो या दो से ज़्यादा केमिकल आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझनी है, वो जो समझनी है ये है कि यहाँ पर इक्वल जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं इक्वेशन के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, डबल लाइन का, पैरेलल लाइन होता है ना। अभी केमिस्ट्री में हम लोग इक्वल का साइन हम लोग ऐसे एरो से करेंगे, और एरो हेडेड जो होगा ना ये इक्वल की इंडिकेशन करता है, और एरो के जो RHS में एरो के टुवार्ड्स जो होगा वो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, RHS पोर्शन को हम लोग प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल एक्सप्रेशन में, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन जो एक्सप्रेस करते हैं हम लोग उसकी एरो के टुवार्ड्स में प्रोडक्ट होता है जो RHS की पोर्शन होती है, और LHS में जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। LHS के पोर्शन में जो होता है ना उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। तो रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 कैन बी, ओके, ये 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, और प्रोडक्ट भी रेयरली जो है ना ये क्या होगा, मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि प्रोडक्ट सिंगल बनाता है, और बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिसमें ये 2 या 3 कुछ भी बना सकता है। तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिंगल ही बनाएगा, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट बनाता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही कह रहा है ना, व्हेन 2 और मोर देन 2 केमिकल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर ये डेफिनेशन में ये कह देता कि टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस, तब वैसे में कंडीशन आता कि प्रोडक्ट ऑलवेज एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा तो कोई कंडीशन है नहीं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एरो हेडेड जो है यहाँ जो इक्वल है उसके LHS वाले पोर्शन को रिएक्टेंट कहते हैं, RHS वाले पोर्शन को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन जो हमने लिखा है वो वर्ड में एक्सप्रेस किया है। इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या हुआ ना कि बहुत एक्सप्रेस करना टफ था, उस टाइम में इतने रिसोर्सेज, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी,
और साइंटिस्ट लोग भी उस टाइम में बड़े सिंपल से हुआ करते थे। तो पहले क्या हुआ ना कि उन्होंने जो है किसी भी रिएक्शन पे नोट किया, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करने के लिए पूरी लंबी डेफिनेशन जैसी यूज़ की, ठीक है। तो पहले करते थे, सपोज दैट अगर मैं इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन को बताऊं कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है, तो वैसे ही उन्होंने जो है एज अ डेफिनेशन उनको डिफाइन किया कि व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स वाटर। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लिखना पड़ता है, ओके। लेकिन लोगों को तो जानते हैं आप, अभी आपको भी क्या चाहिए, आप हर काम को चाहेंगे कि इजी वे में कर लें, है ना। तो लोगों की डिमांड आई, साइंस ने भी डिमांड किया कि भाई हमें भी थोड़ा और इजी बताया जाए। तो और इजी में क्या किया गया कि उसको पहले डेफिनेशन में किया, डेफिनेशन के बाद उसको चेंज करके किस में कर दिया, वो वर्ड्स ले आए, जो इम्पोर्टेंट केमिकल नेम है ना बस उसको रिप्रेजेंट किया। जैसे अभी मैंने किया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, है ना। तो इस तरीके से वो डेफिनेशन से निकल कर एक किस चीज़ में आ गया, केमिकल नेम पे आ गया। और केमिकल नेम आपस में कंबाइन करने के बाद, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, कुछ पता नहीं है। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं या हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन की कितनी मॉलिक्यूल्स है, ये सारी चीज़ें नहीं है यहाँ पर, है ना। कितना प्रोडक्ट बनाने वाला है वो, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो ये लेस इन्फॉर्मेटिव होती थी, लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप होता गया। और ये चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई, डेफिनेशन से कहाँ तक आ गया, केमिकल नेम तक। केमिकल नेम के बाद भी इसको जो है ना और भी मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करके फिर इसके सिंबल्स दिए गए। हाइड्रोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से करते हैं, कैपिटल एच से। ऑक्सीजन को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं और वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से उसको और रिड्यूस किया गया और उसके बाद जो है वो किस चीज़ में आ गया, एक सिंबल पे आ गया। सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दिया करते थे। अब उसके बाद और भी इसमें मॉडिफिकेशन की गई ताकि वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, उसके साथ ना उसके ब्रैकेट में उसकी स्टेट को मेंशन की जाती है। अगर आपके स्टेट को अगर सॉलिड स्टेट में मेंशन करना है तो ब्रैकेट में स्मॉल s लिखेंगे, ओके। अगर लिक्विड की एक्सप्रेशन देनी है कि अगर कोई केमिकल लिक्विड फॉर्म में है तो उसके ब्रैकेट में हम लोग L लिखेंगे, ठीक है। और अगर वही चीज़ें हमारी, अगर कोई केमिकल किस चीज़ में होगा, गैसेस के फॉर्म में होगा तो ब्रैकेट में स्मॉल g देना पड़ेगा। और अगर वही एक्वस के फॉर्म में होगा तो ब्रैकेट में AQ देना पड़ेगा, है ना। इस तरीके से बाद में एक्सप्रेस किया गया। तो ये थी छोटी सी स्टोरी इस केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के रिगार्डिंग। तो आगे हम लोग अभी इसमें चलते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। यही है डेफिनेशन, वेरी इजी, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। अब हमें समझना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मैंने कहा ना बाद में उसको मॉडिफाई किया गया। तो ये केमिकल रिएक्शन को ना पहले डेफिनेशन से डिफाइन जो किया गया उसको अब सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करने लगे। इसी को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वल का साइन यहाँ पर कौन होल्ड करता है, ये एरो हेडेड, है ना। ये एरो हेडेड जो है वो इक्वल के साइन को होल्ड करता है, ठीक है ना। तो इसके LHS में ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बाद में बना क्या है, वाटर है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ, तो 2 एटम है ना। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो वाटर की एक मॉलिक्यूल बनाता है H2O, है ना। यही हमारा क्या है, ये है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम लोग ये चीज़ें समझेंगे कि ये इक्वेशन अब बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस ये होगा कि नहीं होगा वो अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख ले क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 एटम है हाइड्रोजन के। LHS में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है ना, तो नो इशू। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, वहाँ पे 1 एटम है। यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। तो ये LHS में कुछ और है, RHS में कुछ और है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हेन number of atoms of reactant side is equal to number of atom on the product side is equal, then it is called balanced chemical equation.
बैलेंस केमिकल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसे समझना होगा हमें, किस तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, रिएक्टेंट साइड पे जो भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जितने भी रिएक्टेंट में मौजूद हैं, वही हम लोग देखेंगे एटम को RHS में, दैट इज़ ऑन दी प्रोडक्ट साइड। तो वो दोनों अगर इक्वल हुए तो बैलेंस, अगर अनइक्वल हुए तो वो बैलेंस नहीं है, और जब बैलेंस नहीं होंगे तो हमें करना होगा। तो असल में आप इसे समझ सकते हैं, सपोज दैट हमने एक गिलास वाटर लिया, ठीक है ना, मान लीजिए उसमें 50 ml है, ओके। अब उस 50 ml में अगर हम लोग 50 ml वाटर में अगर 50 ग्राम शुगर मिक्स करते, क्या बनेगा, वो जो है उसको मिक्स कर देने के बाद कंबाइन हो जाएगा, वो शुगर और वाटर आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद वो क्या बनाएगा, शरबत बनाएगा। तो शरबत जो होगा ना, उसकी मास को आप वेट कर सकते हैं। उसमें LHS में जो हमने क्या डाला, 50 ग्राम शुगर, 50 ml वाटर लिया, तो मिलकर वो 100 ml हुआ। दैट मीन्स जो लिक्विड आपका बनेगा वो 100 ml का होगा। तो RHS में जो प्रोडक्ट हमारा बना, उसको अगर प्रोडक्ट को वेट करेंगे तो वो भी डेफिनेटली 100 ग्राम ही होगा, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही किसी चीज़ का लॉस होता है, ना ही किसी चीज़ का गेन होता है। ऐसा नहीं 50 ग्राम और 50 ml को कंबाइन किया तो वहाँ पर 100 ग्राम की जगह पे या 100 ml की जगह पे 200 हो जाएगा, है ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना। इसके अंदर में हम लोग क्या जानते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन नाइदर एनी फॉर्म इज कंजर्व नाइदर इट इज़ डिस्ट्रॉयड, है ना। ये ना इसमें कोई चीज़ कंजर्व होता है, ये कंजर्व होता है ऑलवेज, ना ही इसमें कोई चीज़ नहीं गेन होगा, ना ही इसमें लॉस होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझ सकते हैं कि जब रिएक्टेंट के साइड पे नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड के नंबर ऑफ एटम के बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देखें हमने इक्वेशन लिया है, ओके, वही मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इक्वेशन ले रखी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये हमारे पास H2 है और O2 है। RHS में अब हम लोग नंबर ऑफ एटम को काउंट करेंगे। LHS में ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास क्या है, हाइड्रोजन के पास अगर हम लोग देखेंगे तो 2 एटम है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास कितने एटम हैं, 2 एटम है, ठीक है। तो दोनों तो इक्वल है, नो इशू एट ऑल। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के सिंगल एटम है। ये सिंगल एटम है, इसके पास और कुछ नहीं है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, 2 ऑक्सीजन तो चाहिए इसको, तो यहाँ पर 2 हम लोग मेंशन करेंगे। 2 मेंशन करेंगे तो ये 2 जैसे हम लोग ब्रैकेट में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए 2AB है, तो ऐसा नहीं है, ये जो है 2A + B होता है, तो क्या होगा, 2A के साथ भी जाएगा और 2B के साथ भी जाएगा। उसी तरीके से ये 2 इसके साथ भी होता है और वही 2 फिर किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन की अब काउंटिंग कर सकते हैं आप, है ना, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया। अब आपने क्या किया, अब आपने हाइड्रोजन को काउंट किया तो हाइड्रोजन 4 हुआ, यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है। अभी एक को देखा आपने, एक को बैलेंस करने के लिए दूसरा गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन को आपने बैलेंस किया, पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, तो आप यहाँ पर 2 दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना, ये 2 2 जा 4, तो ये अब पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। ओके, तो आपने क्या देखा कि LHS में अब हाइड्रोजन के नंबर्स RHS के हाइड्रोजन के नंबर के इक्वल है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है ना। ऑक्सीजन में क्या है, नंबर ऑफ एटम 2 है, और उसके RHS में भी ऑक्सीजन के क्या है, नंबर ऑफ एटम 2 है। तो ये अब इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग समझ लें इसको बैलेंस कैसे करना है, नेक्स्ट वाला एक और इक्वेशन हमने ले रखा है, ठीक है। तो सपोज़ हमारे पास ये क्या है, कार्बन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें बैलेंसिंग करनी है हमें, बैलेंस करके हम लोगों को देखना होगा। आप बैलेंस करने में क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है क्या करने की, है ना। तो आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस अगर करना चाहते हैं तो उसके अंदर में आपके पास क्या है, आप एज ए कोफिशिएंट दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, आगे मैंने 2 दिया, यहाँ भी आगे 2 दिया, नो इशू। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर क्या था, 2 था ना, 1 सेकंड में आपको इसको और डिटेल में बताऊँ ज़रा, ठीक है।
सपोज दैट वी हैव ए इक्वेशन विच इज़ सेम इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, ओके। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और ये हमारे पास ऑक्सीजन, और ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड विच इज़ द वाटर, है ना। तो इसके अंदर में आप क्या कर सकते थे, अभी तो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, LHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो बैलेंस है ये। अब क्या करना है, ये ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर LHS में, RHS में कितना है, ऑक्सीजन 1 है। तो आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यहाँ नीचे में 2 लगा देंगे। तो एक्चुअली आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप आगे एज ए कोफिशिएंट आप 2 लगा सकते हैं, ये नीचे 2 नहीं लगा सकते हैं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कोई अगर बना दे H2O2 तो ये कोई फार्मूला बनेगा ही नहीं, है ना। आप लैब में पागल हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ बनने वाला ही नहीं है। तो एक्चुअली फार्मूला जो होता है वाटर का वो होता है H2O, तो ये बनने वाला है। अब ये क्या 2 जो आया यहाँ पर, ये 2 क्या इंडिकेट करता है, H2O तो 1 मोलिकुल ऑफ वाटर है, तो ये नंबर ऑफ 2 दैट इज इंडिकेटिंग दैट हेयर 2 मोलिकुल्स आर देयर, है ना। वाटर के 2 मोलिकुल्स हैं। अब ये बैलेंस भी है, देख ले यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2। जैसे हम लोग इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम चीज़ें करनी है। तो ये क्या है ना, 2 × 2 = 4 हो गया, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 ही है। अभी हमने क्या कहा कि आप नीचे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, एज ए कोफिशिएंट आप इसमें जो करना चाहें कर लें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 2 को इरेज कर दें और यहाँ पर 4 दिखते, है ना, और यहाँ 2 था तो यहाँ पे हो गया, नहीं, ये आप नीचे नहीं कर सकते। ये जो था वो सेम टू सेम रहेगा, और आगे आप यहाँ पर 2 दे सकते हैं। तो क्या हो गया, 2 × 2 = 4 हाइड्रोजन, हेयर इट इज़ 4 हाइड्रोजन, हेयर इट इज़ 2 ऑक्सीजन, हेयर इट इज़ ऑल्सो 2 ऑक्सीजन। ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई, है ना। 2 जो है हर एक एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो एक और इक्वेशन हमने लिया, चलो लेकर देखते हैं कौन सा इक्वेशन है। सपोज दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद है ये, है ना, कि कार्बन और ऑक्सीजन जब भी मिलेगा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब बैलेंसिंग का केस क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, कार्बन, एक कार्बन है, ओके, एक कार्बन यहाँ भी, नो इशू। यहाँ पर अब ऑक्सीजन 1 है ना, ऑक्सीजन जब 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, क्या करेंगे आप, अभी हमने आपको बताया ऐसा कर लीजिए, आगे 2 दे लीजिए। तो ये चीज़ें आपको हमने बताया कि ये आपके पास है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि जो भी एलिमेंट है, जो भी एटम है, वो कितने एटम से कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाता है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो ये ऑक्सीजन कभी भी जो है ना, ये सिंगल नहीं होगा, ये अपने आप में जो है ना कंप्लीट तब होता है जब 2 एटम होता है ऑक्सीजन का। तो ये ऑलवेज एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनाता है। तो आप यहाँ पर इसको पहले अरेंज करेंगे। सबसे पहले जो भी गिवन होगा, सपोज दैट वर्ड में दिया होगा आपके पास, ठीक है ना, कि व्हेन द कार्बन कंबाइंड टू ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप उसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस करने के बाद फिर क्या करना आपको, उसकी जो है नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे कि वो कितने एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो ऑक्सीजन ऑलवेज 2 एटम से मिलकर बनाता है। तो अब ये आपके पास होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मिसिंग है, वो पूरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, मिसिंग है, तब आप कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। कार्बन + O2 C + O2 = CO2। अब आप इसमें क्या चेक कर सकते हैं, कार्बन देखें 1 है, ऑक्सीजन 2 हुआ, यहाँ भी 2 हुआ, ठीक है। जनरली आप नीचे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए आपको करना पड़े तो कर सकते हैं। चले, अगर हमारे पास दिया रहे मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आप बोलेंगे वही तो बड़ा इजी है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, MgO बना दिया, है ना। तो ये इजी नहीं है ना। मैग्नीशियम जो है, ये जो है अकेला हो सकता है, ये सिंगल एटम से बना सकता है अपना मॉलिक्यूल, लेकिन ऑक्सीजन क्या होगा, ऑलवेज 2 से बनाएगा। तो आपको O2 करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे एक मैग्नीशियम, यहाँ भी एक मैग्नीशियम, कोई इशू नहीं है। यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी तो कर ही सकते हैं ना,
नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये यहाँ पर अकेला एटम रहेगा, वहाँ पे आप उसकी मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे, वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आगे करना पड़ेगा। तो 2 से जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, उसके साथ ही साथ मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया, है ना। तो मैग्नीशियम तो यहाँ भी गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2 mg, ठीक है, 2 mg, 2 मैग्नीशियम इधर, 2 मैग्नीशियम इधर, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अब ये क्या है ना, अब ये पूरी तरीके से बैलेंस है। तो देखा मैंने कैसे करके दिखाया आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस में वही होना है, ठीक है। आपको LHS के साइड में, दैट इज रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स जितने होंगे उतने ही आपको प्रोडक्ट के साइड में नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, बिल्कुल इक्वल सेम होना चाहिए, तब जाकर हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बैलेंस करने के लिए हमने क्या कंडीशन बताई, बैलेंस करने के लिए कंडीशन हमने ये बताई कि आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स जो दिए हुए हैं वो एज ए मोलिकुल दिया हुआ है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो एटम, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एटम होगा, उसको उसके मोलिकुल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया हुआ हो। जैसे हमने यहाँ पर अभी केस लिया ऑक्सीजन का, सिर्फ O दे देते हैं, इसका मतलब वो रिएक्ट करने के लिए रेडी होगा, नहीं होगा। इसके लिए कंडीशंस यही हैं कि वो अपने मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। अच्छा, आपने जो LHS में चेंजिंग किया वही RHS में भी कर सकते थे, तो वहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में था, है ना। एटम, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है ना। तो ये जो होता है एलिमेंट कोई सा भी, उसको एक्सप्रेस जो किया हमने उसके फॉर्मूला से, उसको उसके सिंबल से, उसको हमने क्या कहा, एटम कहा। और नंबर ऑफ एटम जब कंबाइन होता है, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम कंबाइन टुगेदर इट फॉर्म्स ए मोलिकुल, अब वो मोलिकुल बनाता है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है ये। when 2 or more than 2 atom combine together to form a compound, ये कंपाउंड बनाता है। 2 डिफरेंट एलिमेंट जब कंबाइन होता है ना, 2 डिफरेंट एटम कंबाइन होता है तो वो कंपाउंड बनाएगा। और जब सेम एटम कंबाइन होगा, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो ये ऑक्सीजन का मोलिकुल बनाएगा, इसको हम लोग कंपाउंड नहीं बोल सकते। लेकिन यहीं पर जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ, कंबाइन हुआ, तो जितने भी एटम्स दोनों के थे लेकिन डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हुआ ना, इसलिए उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। तो अभी हम लोग इसके आगे भी चलेंगे, अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, तो वीडियो इन तक देखते रहें। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अभी हमें जो देखना है टाइप ऑफ रिएक्शन में, हमने आपको पहले ही बताया कि 4 टाइप होते हैं इस रिएक्शन के, जो कि मेजर पार्ट हैं इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर हम लोग लास्ट टॉपिक इसकी देखेंगे वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेजर टॉपिक्स के नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसको डिफाइन यहाँ से ही कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, है ना, मिलाना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो होगा कौन सा, वो होगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन करना। आप अगर इसकी सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो इसके नेम में ही इसकी डेफिनेशन हिडन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है, आप समझ लें इसको कैसे होगी इजी। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन करना, रिएक्शन तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट आपस में कंबाइन होता हो, उसी को हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देख ले डेफिनेशन क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इट the reaction in which 2 or more than 2 substance combine to form a new substance, that is called combination reaction। हमने जो केमिकल रिएक्शन की जो देखी थी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, आप इसमें कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पर समझना है, ठीक है ना। वहाँ पर भी क्या था, 2 और मोर देन 2 केमिकल वहाँ पे था, ठीक है ना। 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल कंबाइन हो रहा था और एक नया सबस्टांस बना रहा था, उसको हम लोग कह रहे थे केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें क्या करेगा कि व्हेन 2 और मोर देन 2 सबस्टांस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सबस्टांस, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस यहाँ पे आएगा। अब सबस्टांस में क्या हो सकता है, सबस्टांस में एटम हो सकता है उसका मॉलिक्यूल हो, या वो कंपाउंड के फॉर्म में हो, ये सारी चीज़ें सबस्टांस में आएगी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल आ रहा था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। चले, हमने तो डेफिनेशन को समझ लिया कि जहाँ पे जिस भी रिएक्शन में
दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो करके एक नया सब्सटेंस बनाए तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, CaO है ना। यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी होगी कंपाउंड में कौन कौन से एटम मिले हुए हैं। तो देखें ये Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है, ये O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना। तो ये हमने समझा क्या, ये CaO का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी कहते हैं। और यहाँ पर ये एक था सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस यहाँ पर क्या है, H2O है, विच इज़ कॉल्ड वाटर, है ना। तो इसमें कौन कौन से एटम्स हैं, तो ये देखेंगे हाइड्रोजन के एटम होंगे और ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो ये हमारे पास दो क्या मिला, दो सब्सटेंस मिला। अब ये दोनों सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाएगा। हमने कहा न्यू सब्सटेंस बनाएगा वो। तो एक सब्सटेंस है ना जिसको हम लोग CaOH2 कहते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम। इसको स्लेक लाइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए दो कंबाइन हुआ, एक बन गया ना। यही तो कह रहा है डेफिनेशन कम्बिनेशन रिएक्शन का, कि दो या दो से ज़्यादा कोई भी कंबाइन होगा वो मिलकर एक बना देगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें अभी क्या देखेंगे हम लोग, इसमें एक चीज़ और समझने वाली बात है, मैंने जो बोला इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है इस इक्वेशन को और ज़्यादा। वो कैसे, उसकी स्टेट को मेंशन करके। यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्रैकेट में S को इंडिकेट किया, ब्रैकेट में हमने L को इंडिकेट किया, ब्रैकेट में AQ दिया, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ना वो सॉलिड स्टेट में होगा। यहाँ पर वाटर है ना, वाटर कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो कैसा होगा, एक्वस होगा, है ना। मैंने वो शुगर वाली और वाटर वाली बात बताई ना, तो वो क्या बनाएगा, एक सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। वो सॉल्यूशन बनेगा, शरबत जो होगा वो सॉलिड, शुगर सॉलिड था, ठीक है, तो उसको हम लोग S से इंडिकेट कर सकते थे। वाटर लिक्विड था तो उसको हम लोग L से इंडिकेट कर सकते थे। और उसने जो बनाया, जो प्रोडक्ट बनाया वो है शरबत, तो शरबत जो है वो हमारा एक्वस है, ठीक है ना, दोनों का कम्बिनेशन है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं यहाँ पर, इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। और देखिए एक और मैं अगर दिखा दूँ आपको, तो ये ऑलवेज जो यहाँ पर हमने कहा कि न्यू सब्सटेंस बनाता है, उसमें ये नहीं कहा हमने कि वो सिंगल सब्सटेंस ही बनाएगा, कंबाइन होगा, ये गारंटी है उसकी। 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जो बनाएगा वो एक बनाएगा कि दो बनाएगा, इसकी गारंटी नहीं, ना ही इस डेफिनेशन में मेंशन है। ओके, तो देख ले, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH2 कहते हैं, है ना, एक्वस के फॉर्म में है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस हुआ। दूसरा सब्सटेंस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो गैसियस फॉर्म में है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होगा और वो क्या बनाने वाला है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है ना। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और साथ में उसके वाटर भी बनाएगा। वाटर वो एक्स्ट्रा फॉर्म में, मेन सब्सटेंस जो हमारा होता है ना वो यही होता है, जो ये चीज़ें हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। सॉलिड स्टेट में होगा, ये लिक्विड स्टेट में, वाटर कभी कभी वेपर हो जाता है ना। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन भी जो है ना क्या होता है, हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन हुआ और उसके बाद उसने क्या बनाया, वाटर बनाया, है ना। तो ये सिंगल सब्सटेंस है ना, ये देखें यहाँ पर दो सब्सटेंस मिला आपस में और उसने एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। कार्बन को देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। मेन हमारा सब्सटेंस यही है, ठीक है। साथ में उसके क्या होता है, रिलीज होता है हीट, उसके साथ और क्या रिलीज होता है, लाइट होता है। लेकिन हमारी जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है, मेन जो फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है ना। तो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो चीज़ें देख सकते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ें भी बना सकता है, लेकिन मेन चीज़ें जो बनाएगा वो सिंगल ही होगा जनरली। ओके, तो आपने समझ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम में ही डेफिनेशन छिपा हुआ है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो उसके केमिकल रिएक्शन को और इसको याद रखना है, केमिस्ट्री में यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको बैलेंसिंग करने आना चाहिए, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है, कितने एटम मिलकर वो एक मॉलिक्यूल बनाएगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए, आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी, और अगर क्लियर ना हो तो हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग जो सेकेंड रिएक्शन देखने वाले हैं विच इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने जैसे पहले बताया कि नेम से ही आप उसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन मीन्स क्या होता है उसको समझ गए तो फिर ये पूरी रिएक्शन आप समझ जाएंगे। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज्ड, वो ब्रेक डाउन होना है ना, डिकम्पोजिशन मतलब अलग हो जाना। तो ये जो है एक यहाँ से क्या होगा, एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एक सबस्टांस होगा वो आपस में डिकम्पोज होकर के मोर देन 2 सबस्टांस बनाएगा। ओके, डेफिनेशन भी वही कहता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच a single substance decomposes to give 2 or more substances, है ना। यहाँ पर ये भी यही बता रहा है डेफिनेशन भी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें एक सिंगल सबस्टांस ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर देन 2 सबस्टांस आपको प्रोवाइड करता है एज ए प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन FeSO4 विच इज़ कॉल्ड फेरस सल्फेट। यहाँ पर 2 और 3 उसके नंबरिंग को हम लोग काउंट नहीं करते, उसकी नेमिंग उसके कंपाउंड पे दी जाती है, कौन कौन से एटम उसके अंदर है। तो यहाँ पर आपने अगर एटम को पहचान लिया, ये क्या है, आयरन है जिसको हम लोग फेरस कहते हैं। ये क्या है, SO4 एक कंपाउंड है विच इज़ सल्फेट, है ना। तो ये आयरन जो है मिलके सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट भी कह लो इसको या फेरस सल्फेट कह लो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, सिंगल सबस्टांस है, ये ब्रेकडाउन होगा। अभी इसके ब्रेकडाउन होने की प्रोसेसेस क्या है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हो सकता है वो डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, मतलब एक्सटर्नल कुछ होना चाहिए ना जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होगा, है ना। तो ब्रेकडाउन होने के लिए वो कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक की वजह से हो रहा है या तो फिर वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें ब्रेकडाउन होती है। आप किसी चीज़ को धूप में रख कर छोड़ दे वो डिकलराइज हो जाएगा, है ना। कपड़ा अक्सर देखते होंगे या कोई भी चीज़ें जो होगी लाइटिंग वाली, वो सारी चीज़ें धूप पे रख के देख ले आप, वो कुछ दिनों के बाद वो कलर उसकी चेंजिंग हो जाएगी। इसका मतलब वो जो है ना डिकम्पोज हुआ। ये इफ़ेक्ट सनलाइट का हो सकता है या और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना। तो रीज़न कोई सा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब इससे है कि जब एक सबस्टांस ब्रेकडाउन होकर कई सारा सबस्टांस बनाता है तब हम लोग इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं, बस केमिकल रिएक्शन को अगर समझ गए कैसे क्या चीज़ बनता है, कितने एटम्स मिल करके कौन सी मॉलिक्यूल बनेंगी, कौन सी कंपाउंड कब बनती है, ये चीज़ें समझ गए तो आपके लिए समझ लीजिए कि सबसे ईजी हो गया केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है ये, ठीक है। तो ये देखिए क्या है ना, FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट है, ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद Fe2O3 बनाया, साथ में SO2 बनाया और SO3 भी बनाया, है ना। Fe2O3 को हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, SO2 को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, SO3 को हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये हो सकता है आपका कि इसने जो है ऐसा क्यों नहीं किया कि ये Fe2O3 प्लस SO5 बना देता, सल्फर पेंटाऑक्साइड बना देता, है ना। ये आप कह सकते हैं कि ये फेरिक ऑक्साइड बनाया, ओके चलेगा, लेकिन ये दो अलग क्यों किया, SO2 SO3, क्या लफड़ा है इसमें। तो ये इसमें क्या है ना, ये कंपाउंड बनाने का जो है ना कंडीशन ही होता है। आप अगर देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में सल्फर ऑक्सीजन मिला कर कोई भी रिएक्शन करेंगे, SO5 नाम की कोई चीज़ ही नहीं बनेगी, है ना। तो सल्फर पेंटाऑक्साइड होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में, रिएक्ट करके बनेगा ही नहीं कुछ। तो जो रिएक्ट करके बनेगा ही नहीं उसको लिख कर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर हम लोग उसको SO5 लिख ही नहीं सकते, जो एक्चुअली बन रहा है ना उसको ही मेंशन करना होगा। तो SO2 बनता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन जब करके देखा जाता है लेबोरेटरी में तो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। ये सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेज हैं। तो लेकिन हमें बेसिकली समझना डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही होता है कि एक ही सबस्टांस जब ब्रेकडाउन होकर के कई सारा सबस्टांस बना दी, इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हमने लिया CaCO3 विच इज़ नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, एंड इट ब्रेकडाउन्स टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसने ब्रेकडाउन करके क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जो CaO है ना। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर हमने जो देखा, ये देखा कि यहाँ पर भी एक सबस्टांस था
जो कि क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट। उसने भी क्या किया, 2 सब्सटेंस बनाया, यहाँ पर 3 बनाया, यहाँ 2 बनाया, है ना। तो ये सिचुएशन चेंज होगी ऑलवेज। ये क्या होगा, ये इसको आप कह सकते हैं अपोजिट रिएक्शन ऑफ, ये बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें कंबाइन होता था 2 या 3, कोई भी कंबाइन होकर एक सिंगल बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सिंगल से 2 या 3 4 कुछ भी जो है ना, मोर देन 2 सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखें यहाँ वाटर को हमने लिया था, उसमें भी ये सेम रिएक्शन था, लेकिन एरो जो था ना अपोजिट था, ये रिएक्टेंट की पोर्शन में था, ये प्रोडक्ट की पोर्शन में था। तो अब एरो जिधर होगा उधर प्रोडक्ट होगा। तो अब जो है ना यहाँ पर रिएक्शन क्या है, H2O विच इज़ वाटर। अब ये क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये हाइड्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाया, H2 होगा, ये क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा, 2 इंडिकेट कर रहा है उसके 2 मॉलिक्यूल को। यहाँ पर वाटर की जो है ना, सॉरी ऑक्सीजन की जो है ना, वो 1 मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है। यही है प्रोसेस, है ना। कितना ईजी है ना। आप इसी तरीके से बहुत सारे रिएक्शन करके देख सकते हैं।